हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बेटा आप बहुत अच्छे होंगे सब लोग और अपनी सब्जेक्ट की वेल प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी में दिन रात लगे होंगे। चलिए इन उम्मीदों के साथ आज का नया लेक्चर, आज का नया चैप्टर नंबर 1.1। जैसा कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा था 1.1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आज आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे 1.2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था कि 1.1 1.2 ये किस तरह से हम कर रहे हैं। 1.1 1.2 का मतलब कि टोटल 1 यानी पहला ही चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन अगर कुमार मित्तल के हिसाब से चलेंगे तो पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र 1.1 और दूसरा 1.2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इस तरह से कुमार मित्तल के हिसाब से 2 चैप्टर और एनसीईआरटी के हिसाब से 1 चैप्टर। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अभी पहला ही चल रहा है और कुमार मित्तल के हिसाब से आज से दूसरा चैप्टर चालू होगा। ठीक, तो आप टाइम को ना बर्बाद करते हुए बेटा चैप्टर नंबर 1.2 आप अपने नोटबुक में लगाइए। चैप्टर नंबर 1.2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। बेटा बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर होने वाला है ये आपके लिए। इतना मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में आपको। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इंग्लिश में आप लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ये है आपका कुमार मित्तल के हिसाब से दूसरा चैप्टर और एनसीईआरटी बेस पे आपका पहला ही चैप्टर चल रहा है। ठीक, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। बेटा सबसे पहले आप चैप्टर के नाम से समझो, जैसा चैप्टर में आपसे कह रहा है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, यानी आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और गॉस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय के बारे में। लेकिन उससे भी पहले हमें छोटी छोटी कुछ चीज़ें हमें जान लेना चाहिए जो कि हमें बड़े डेरिवेशंस में, बड़े न्यूमेरिकल्स में वो चीज़ें डिस्टर्ब ना करें। जैसे कि क्षेत्रफल सदिश, आप हेडिंग लगाइए सबसे पहले, क्षेत्रफल सदिश। ये बेटा ऐसी हेडिंग है जो पूरे चैप्टर में आपको मिलती रहेगी और इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। क्षेत्रफल सदिश, इसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा क्षेत्रफल सदिश? तो आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इतना तो कंफर्म हो रहा नाम से कि वो सदिश राशि है। अब कैसी सदिश राशि? ठीक, बात समझना ध्यान से। जैसे ये एक पृष्ठ है, कोई। अब क्षेत्रफल सदिश जो होता है, पहली बात तो हम उसको वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? वेक्टर ए माने एरिया यानी क्षेत्रफल, और वेक्टर लगा दिया तो वो सदिश हो गया, क्षेत्रफल सदिश। इंग्लिश में बोले तो एरिया वेक्टर। ठीक, तो एरिया वेक्टर जो होता है वो बेटा क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर होता है, यानी उसका जो परिमाण होता है वो क्षेत्रफल के समान होता है। ठीक, दूसरी बात, इसकी दिशा जो होती है, भाई सदिश राशि है ना, तो दिशा तो होगी ही, तो जो दिशा होती है वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर आपने ये पृष्ठ कोई ले रखा है तो एरिया वेक्टर जो होगा उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के कैसी होगी? लंबवत होगी, पृष्ठ के लंबवत। अब बोर्ड पे अगर आपने इस तरह का पृष्ठ बनाया तो बेटा इसका एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत ऐसे ही तो बनाएंगे, लेकिन बोर्ड पे 3D तो नहीं बनाया जा सकता। अब आप समझिए, थोड़ी देर के लिए ये हमने ये कोई पृष्ठ लिया, ये पृष्ठ कोई। अब इसका हम एरिया वेक्टर आपसे पूछें तो बेटा एरिया वेक्टर कहाँ होगा?
सदैव पृष्ठ की दिशा के लंबवत। पहले आप डेफिनेशन लिखिए, फिर मजा आएगा। लिखिए, क्षेत्रफल सदिश हेडिंग लगी है आपकी। लिखिए, वह सदिश राशि जिसका परिमाण क्षेत्रफल के समान और जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। वह सदिश राशि जिसका परिमाण क्षेत्रफल के समान और जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है, उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अगली लाइन में लिख लो, इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। अब आप डेफिनेशन आपके सामने रखिए, आप सुनिए ध्यान से और समझिए। वह सदिश राशि जिसका परिमाण क्षेत्रफल के समान, वह सदिश राशि एरिया वेक्टर वह सदिश राशि है जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर, क्षेत्रफल के समान होता है और जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। अब आप ध्यान दो, ये पृष्ठ है कोई। अगर हम इसका क्षेत्रफल सदिश पूछें, इसका एरिया वेक्टर पूछे, तो कहाँ होगा बेटा? सदैव पृष्ठ के लंबवत। यानी ये पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा, पृष्ठ के लंबवत। मान लो हम इसी पृष्ठ को ऐसे दिखाएं आपको कि ये पृष्ठ है, तो अब इसका एरिया वेक्टर पृष्ठ के हमेशा लंबवत, तो ऐसे नहीं होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा। तो पृष्ठ अगर ऐसे कर देंगे तो इसका एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत यानी ऐसे होगा। अगर हम इसी पृष्ठ को ऐसे कर दें, यानी ये वाला पृष्ठ, तो बेटा इसकी दिशा कहाँ, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? हमेशा पृष्ठ के लंबवत। एरिया वेक्टर ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, यानी एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो बेटा अगर ये पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? पृष्ठ के लंबवत, इस तरह से। अगर हम पृष्ठ को ये कह दें, ये वाला पृष्ठ मान लें, ये ठीक है, इस तरफ कर दें, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? सदैव पृष्ठ के लंबवत। तो कुल मिला के एरिया वेक्टर जो होता है वो सदैव पृष्ठ की दिशा के लंबवत होता है। फिर से आप सुने, वह सदिश राशि जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के समान और जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। अच्छा, अब इस तरफ तो बेटा वेक्टर दिखाई दे रहा और इस तरफ वेक्टर तो नहीं दिखाई दे रहा। हम बैलेंस करने के लिए क्या करें? इसमें हम इनटू एन कैप कर दें। देखिए, वेक्टर ये भी होता है जो एरो लगा है और वेक्टर ये भी होता है जो कैप लगा है, लेकिन ये सिर्फ वेक्टर होता है और इसका नाम एकांक वेक्टर होता है। एन कैप को क्या कहते हैं? एकांक वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर। एकांक वेक्टर जब उसका नाम ही है तो नाम से ही समझ लो कि जिस वेक्टर का मान 1 होता है उसको एकांक वेक्टर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक, तो अब इसका मान अगर 1 है और यहाँ पे एन कैप की जगह 1 रख देंगे तो a इंटू ए ही तो आ जाएगा। तो वेक्टर ए बराबर ए था ना, अब उसी में अगर इंटू 1 कर दिया और 1 की जगह एन कैप कर दिया तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा और आपका दोनों साइड वेक्टर शो करने लगा। ठीक, ये चलिए अगली हेडिंग आप बनाएं, समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण। बेटा समतल कोण क्या होता है? बहुत आराम से समझो, आराम से, नन्ही सी छोटी सी चुन्नी सी परिभाषा। ठीक, जैसे कि मान लो ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। आप बचपन में प्रकार से पेंसिल से ऐसे चाप लगाते रहे, है ना? तो जहाँ प्रकार लगते थे वो केंद्र मान लो, है ना? और ऐसे चाप लगाते थे पेंसिल से। यहाँ पे हमने प्रकार रखा और ऐसे करके चाप लगाया। मान लो हमने वो चाप यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक। अगर देखो ये चाप की लंबाई है, ये क्या है? ये चाप की लंबाई है और चाप की लंबाई को बेटा हम क्या कहेंगे? एस। अगर हम केंद्र से इसको मिला दें, केंद्र से इसको भी मिला दें,
तो ये बेटा क्या कहलाती है, ये त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दो वो त्रिज्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। केंद्र से हम यहाँ मिला दें वो भी त्रिज्या, केंद्र से यहाँ मिला दें वो भी त्रिज्या, और त्रिज्या सब जगह से बराबर होगी, ठीक। तो ये क्या है आर। अब जब हमने केंद्र से इस पॉइंट को मिलाया, केंद्र से इस पॉइंट को मिलाया, तो बेटा वृत्त के केंद्र पर एक कोण बन गया यहाँ पे, और इसी कोण को थीटा कहते हैं, और इसी को हम समतल कोण कहते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप, वृत्त के, इसको देखना, मेरे इशारे को समझना, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को समतल कोण कहते हैं। किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को समतल कोण कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को समतल कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। चलिए, इसके सूत्र के बारे में आपने बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं आप। एक सूत्र, कोण बराबर बेटा क्या होता है, चाप बटे ये। बाकी लोग इस सूत्र को पूरा करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि चाप के नीचे बटे में क्या लिखना है, हमको हमें कमेंट में करके बताएं क्या लिखना है। देखते हैं आप लोग कितने लोग सही बता रहे हैं। चलिए, कोण बराबर चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या। कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। चाप का मतलब चाप की लंबाई क्या मानी, एस, और त्रिज्या मानी रेडियस यानी आर। इस तरह से थीटा बराबर एस बाई आर, ये इसका सूत्र है। अगर हम इसी को बेटा डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल, इसको हिंदी में अवकलन कहते हैं, ठीक। अगर हम इसको अवकलन रूप में लिखें यानी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो कुछ नहीं, डिफरेंशियल का मतलब डी से होता है। दोनों साइड आप डी लगा दीजिए, बस डी थीटा बराबर डी एस अपॉन आर, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, अवकलन रूप हो गया, ठीक। बेटा इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, एक नंबर में पूछा जाता है अक्सर, इसका मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को समतल कोण कहते हैं। इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोण बराबर सूत्र होता चाप बटे त्रिज्या यानी थीटा बराबर एस अपॉन आर। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है, दोनों तरफ डी लगा दो, डी थीटा बराबर डी एस अपॉन आर। इसका मात्रक रेडियन होता है, ओके। अगली हेडिंग डालो, घन कोण। घन कोण बेटा, घन कोण भी बहुत बिल्कुल इसी से मिलती जुलती बस हेडिंग है ना, इसी से बिल्कुल मिलती जुलती। समतल कोण कहाँ पे लिया, किसी वृत्त के लिए। घन कोण कहाँ बनता है, किसी गोले के पृष्ठ पर, ठीक। तो मान लो हमने ये गोला ले लिया, ये गोला ले लिया। अब गोले को बेटा हम बोर्ड पे तो नहीं बना सकते, 3D डायग्राम है, उसको हम बोर्ड पे नहीं बना सकते। आप जानते हो, अगर ठीक है, ना जानते हो तो मैं बता रहा हूँ। वृत्त का मतलब होता है चूड़ी, टायर, साइकिल का टायर, मोटरसाइकिल का टायर, है ना, रिंग, अंगूठी, ये सब वृत्त है, और वृत्त को आप बोर्ड पे बना सकते हैं। गोले का मतलब हो गया फुटबॉल, क्रिकेट बॉल। क्या आप गोले को गेंद को बना सकते हो, यहाँ पे उभरा हुआ नहीं बना सकते। तो गोले को आप बोर्ड पे नहीं बना सकते। कल्पना करिए ये गोला है, आपको देखने में वृत्त ही लग रहा होगा, लेकिन कल्पना करिए ये गोला है, सिर्फ इमेजिन करा। और ये बेटा गोले का केंद्र है, बहुत आराम से समझिए। जैसे हमने वृत्त लिया था, वृत्त का केंद्र लिया था, उसी तरह गोला लिया और गोले का केंद्र लिया। जैसे उसमें वृत्त में हमने चाप लिया था एक छोटा सा, इसी तरह हम पूरे गोले में, देखिए आपको हम एक गोला दिखाना चाहेंगे, हम आपको
चलो दिखी नहीं रही कोई बॉल, है ना, दिखेगी तो फिर बता। आप कल इमेजिन कर लो भाई, गोला माने एक गेंद, बॉल, ठीक। अब गोले का, उस गेंद का एक तरफ का कोई पृष्ठ ले लिया, ये मान लो ये गेंद है पूरी गोल, ठीक है, ये पृष्ठ ले लो, ये पृष्ठ ले लो, ये पृष्ठ ले लो, ठीक है। तो हमने ये वाला पृष्ठ छोटा सा ले लिया, इतना नहीं, इतना नहीं, इस पृष्ठ को ले लो, ठीक है। और फिर वही गोले के केंद्र से इस बिंदु को मिला दो, गोले के केंद्र से इस बिंदु को मिला दो, तो बेटा यहाँ पर एक कोण बनता है, इसको कहते हैं घन कोण, घन कोण। और इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्या पढ़ते हैं, डब्ल्यू नहीं, ओमेगा। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ओमेगा कोणीय वेग हुआ करता था, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, घन कोण, और ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब आप उसकी डेफिनेशन सुनिए। उसमें क्या लिखा, समतल कोण, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को समतल कोण कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, किसी, इशारे को समझना, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा, लिखेंगे आप, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। आगे लिख लीजिए, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको, ओमेगा, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं बेटा। सूत्र की बात आई, इसका भी सूत्र सुनिए भाई। कोण बराबर तो पढ़ा, चाप बटे त्रिज्या। घन कोण बराबर क्या होता है, घन कोण का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। सिंबलाइज करके लिखना चाहें आप तो टी के रूप में, तो घन कोण को बेटा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल माने ए, एरिया, और त्रिज्या में आर का स्क्वायर। ओमेगा बन गया, ओमेगा बराबर बन गया ए अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर। घन कोण का सूत्र, घन कोण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। अगर आप सिंबलाइज रूप में लिखना चाहें, प्रतीक के रूप में लिखना चाहें, तो ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप इसको अवकलन रूप में लिखना चाहें, यानी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। दोनों साइड आप डी लगा दो बस, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक। इसका मात्रक की बात करें बेटा, उसका मात्रक क्या लिखा था आप लोगों ने, रेडियन। और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ओके, फिर से देखिए घन कोण की डेफिनेशन। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है बेटा, घन कोण बराबर क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, यानी ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डी ओमेगा बराबर डी ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, राइट। अगली हेडिंग डालिए आप, जैसा कि आपका चैप्टर का नाम था बेटा, चैप्टर का नाम वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, है ना। तो अब हम जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। बहुत बढ़िया हेडिंग, बहुत इंटरेस्टेड हेडिंग। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा हमने आप लोगों से शुरू में ही कहा था कि आप अपना पेन रजिस्टर लेके बैठा करो, अपनी नोट्स, अपनी नोटबुक बनाते हुए चला करो। आपके इस
इस प्लेटफॉर्म से बनने वाली जो नोट्स होगी वो आपकी बहुत अच्छी नोट्स होगी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम शॉर्ट में बनने वाली नोट्स होगी, जिससे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेक्टर फ्लक्स क्या है बेटा, समझो आराम से। ये आवेश है, ये है ना बेटा। हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर धन आवेश हो तो धन से दूर, और ऋण आवेश हो तो ऋण की ओर। अगर हम ये धन आवेश है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे आपसे, तो आप यही तो कहोगे ना कि धन आवेश है तो धन से दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे भी कह सकते हैं धन से दूर, ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी धन से दूर। अरे भाई धन से दूर होना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं, 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 और बेटा ऐसे भी कह सकते हैं। और कहें को और कहना हो तो आप लोग प्रोसेस में करते रहिएगा। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। और सब में हो तो चाहे जितना बार आप करते रहिए, ठीक। बस एरो यहाँ को होना चाहिए, यानी धन से दूर होना चाहिए। तो ये बेटा धन से दूर क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र को बता रहा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो दरअसल ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और इन्हीं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही हम वैद्युत बल रेखाएं भी कह देते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। भाई ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगी नहीं, और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। अब आप सुनिए, ये सब वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं इसी आवेश से, सब वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो जब बेटा ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा इलाका है, ये वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा ना। इतने से आप सेटिस्फाई हो, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और वैद्युत क्षेत्र में ही हमने एक बंद पृष्ठ ला के रखा। देखिए ये हम एक बंद पृष्ठ लाए और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाके हमने ऐसे रख दिया। उसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है, उसी इलाके में रखा है ना, ठीक। एक बंद पृष्ठ चारों तरफ से बंद। अगर हम आपसे पूछें कि कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, काउंट करने के बाद कमेंट में बताइए आप लोग फटाक से, कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं पूरे इलाके में। आपने काउंट कर लिया? उम्मीद करते हैं आपका सबका सही आंसर होगा कि 8 वैद्युत बल रेखाएं हैं। यहां से काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब हम आपसे दूसरा सवाल कर रहे हैं, उसको भी आप कमेंट में बताइए कि जो बंद पृष्ठ रखा है उस वैद्युत क्षेत्र में, बंद पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो आपका जवाब मिल गया होगा कमेंट में, हम देखेंगे आपसे, देखेंगे कौन कौन से इस बंद पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो कितनी है, 1 2 3, ठीक। बस डेफिनेशन पक गई, डेफिनेशन तैयार हो गई, ठीक। क्या है डेफिनेशन, सुनिए आप, इशारे को समझना। ये वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से, इशारे को समझो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नीचे लिख लेना, इसे बेटा किससे, फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, फाई, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब एक चीज समझो,
जैसे कि ये कोई बंद पृष्ठ है, अगर हम पूछें इसका एरिया वेक्टर तो आप क्या कहोगे बेटा? एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होगा, होगा ना। अगर हम पूछें कि इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो आप ऐसे ही खींचोगे, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, ये एरिया वेक्टर है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और दोनों एक ही दिशा में हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर ई इंटू ए। फाई बराबर क्या होगा? ई इंटू ए। लेकिन अगर हम बंद पृष्ठ ऐसे बना दें, हम आपसे पूछें कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, यानी पृष्ठ के लंबवत। यहां पर वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही थी, बंद पृष्ठ है और ऐसे गुजर रही थी। ये भी बंद पृष्ठ है, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ना गुजर के, इस डायरेक्शन पे ना गुजर के, अगर इस डायरेक्शन पे गुजरे ऐसे, ठीक है, यानी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है उससे थीटा कोण पर गुजर रही है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर ये है, दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है। तो अब एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे। कंपोनेंट माने घटक, और घटक के बारे में आप पढ़ चुके हैं, एक कॉस में बनता, एक साइन में बनता, पिछले लेक्चर में बताया था हमने। और कॉस वाला घटक वही होगा जहां से थीटा चिपका होगा। तो बेटा एरिया वेक्टर ये है, एक घटक इसका ये होगा, ये वाला, और एक घटक ये वाला होगा। हम इसको बनाना नहीं चाह रहे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ जाएगा ना, ठीक है, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। थीटा यहाँ से चिपका है, इसलिए ये वाला घटक होगा ए कॉस थीटा। अब अगर हम देखें तो जहाँ एरिया वेक्टर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या बनेगा? फाई बराबर ई, देखो उसमें क्या था ई इंटू ए, और इसमें क्या होगा ई इंटू ए कॉस थीटा, ई इंटू ए कॉस थीटा। ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर में स्केलर गुणनफल पढ़ा है, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल ए डॉट बी का सूत्र होता था ए बी कॉस थीटा। बेटा ए बी कॉस थीटा को क्या कहते हैं? ए बी कॉस थीटा को क्या कह रहे हैं आप? ए डॉट बी। ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी। उसी प्रकार ई ए कॉस थीटा को क्या कहेंगे? ई डॉट ए। ए बी कॉस थीटा को क्या कह रहे हैं आप? ए डॉट बी। उसी तरह से ई ए कॉस थीटा को क्या कहेंगे? ई डॉट ए। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो गया ई डॉट ए। ये वेक्टर रूप में हो गया, सूत्र वही है, ये लेकिन वेक्टर रूप में आ गया। चलिए इसके मात्रक की बात करते हैं बेटा। इसका मात्रक है ना, इसका मात्रक क्या? सूत्र रखा पाई बराबर ई ए। ई क्या है? तीव्रता, और तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो बेटा मात्रक क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए लगे हाथ विमी सूत्र की भी बात कर ली जाए, है ना बेटा। तथा विमी सूत्र बनाओ बनाओ, रटो मत, बनाओ, बनाना सीखो। ई इंटू ए, ई का मतलब एफ अपॉन क्यू होता है, और इंटू ए। एफ की विमा आपने बहुत अच्छे से पढ़ी, एम एल टी माइनस टू। ए क्षेत्रफल है, उसकी विमा एल टू। क्यू आवेश है, उसकी विमा ए टी। हम कंबाइन करते हैं तो एम 2 पावर 1 पावर, तो एल में कितना? 3 पावर। ये टी पावर 1 इसको ऊपर तो -1 हो जाएगा, और ये -2 पहले से है तो टी -3 हो गया। ए की पावर 1 है, इसको ऊपर करो, ए -1 हो गया। तो विमी सूत्र क्या बन गया? ml3 t -3 a -1। ये इसका विमी सूत्र।
बेटा अगर हम बात करें कि ये कैसी राशि है, ये कैसी राशि है, तो आप लिख लेना यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि? यह एक अदिश राशि है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे आवेश के सतत वितरण के बारे में। तो जो आवेश का सतत वितरण होता है वो क्या होता है, कोशिश करेंगे नए लेक्चर में सिर्फ आवेश का सतत वितरण हम आपको बताएं, ओनली आवेश का सतत वितरण। ओके, तब तक के लिए आप इस लेक्चर को तैयार करिए। इसमें हमने आपको क्या क्या बताया, क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर, समतल कोण, घन कोण और विद्युत फ्लक्स। मेहनत करिए, तैयारी करिए। आप सबसे बहुत उम्मीद है, आपके माता पिता को उम्मीद है, उतनी हमको भी उम्मीद है। आप लोग मेहनत करिए, आप बेहतरीन रैंक के साथ 12th पास आउट करेंगे, ये उम्मीद कर। ठीक, लेकिन बेटा जितनी मेहनत, देख रहे होगे मेरा चेहरा पसीना टपक रहा है, गर्मी बहुत है, जितनी मेहनत हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी हमको देते रहिए। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ओके, बाय।